नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि 9th शेड्यूल ऐड किया गया था लैंड रिफॉर्म्स, जो लॉज आ रहे थे उनको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। तो आपको बताना है कौन सा अमेंडमेंट था वो, पहला, 7वां, 24वां या फिर 42वां। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो पहला है। पहला जो अमेंडमेंट 1951 में हुआ, पहला जो अमेंडमेंट हुआ उसने क्या किया, 9th शेड्यूल ऐड किया, आर्टिकल 19 और 31 को अमेंड किया। किस चीज से रिलेटेड था ये? तो लैंड रिफॉर्म लॉस से रिलेटेड था, क्योंकि सरकार कुछ एग्रीकल्चर के फील्ड में रिफॉर्म्स लानी चाहती थी, जिसके लिए लैंड के जो लॉज थे उनमें रिफॉर्म करना पड़ता। तो बार बार कोर्ट का दखल ना हो, उसमें जुडिशियल रिव्यू में ना जाए, इसके लिए उन्होंने 9th शेड्यूल ऐड किया। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। ये आपको याद रखना है। बाद में क्या हुआ, आई आर कोल्हो करके एक केस हुआ 2007 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं और वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तो उसकी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, चाहे वो 9th शेड्यूल ही क्यों ना हो। ये किस में डिसाइड हुआ? आई आर कोल्हो करके जो केस था 2007 का, उसमें डिसाइड हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट इनेबल्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एंड इंट्रोड्यूस्ड यूनियन टेरिटरीज। मतलब भाषाई पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश जो बने, वो कौन से संशोधन के थ्रू बने? पहले, 7वें, 42वें और 44वें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 7वां अमेंडमेंट जो हुआ 1956 में। 1956 में आया था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसके तहत लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, पुनर्गठन किया गया प्रदेशों का, और यूनियन टेरिटरीज भी बने। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था? 7वां अमेंडमेंट। आपको याद रखना है, लिंग्विस्टिक, भाषा से रिलेटेड जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है वो 7th अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। कब आया था? 1956 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट एक्सप्लिसिटली अफर्म्ड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब कौन से संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति दी? ये कौन सा अमेंडमेंट था? 21वां, 25वां, 42वां, 44वां। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, वो है 24वां। 1971 में जो संशोधन किया गया, 24वां 24th अमेंडमेंट जो था, उसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई कि दे कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। उसमें जो है ये आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड किया गया, और प्रेसिडेंट का जो असेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को लेकर के, वो उसको मैंडेटरी किया गया। पहले जो 1967 में एक गोलकनाथ केस आपको शायद याद हो, पॉलिटी में काफी इंपॉर्टेंट केस है। तो 1967 का जो गोलकनाथ का केस था, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, ऐसा एक जो है रूलिंग दिया था। इसके बाद एक 1973 में केशवानंद भारती का भी केस आया, जिन्होंने बोला कि आप पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रोवाइडेड कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1971 में जो 24वां अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो है पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि दे कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की बात ही क्यों ना हो। इसके बाद बात करते हैं, कौन सा अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म किया गया और एक नया आर्टिकल 31C ऐड किया गया? 24वां, 25वां, 44वां, 91वां। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों है 25वां। जो अमेंडमेंट था वो भी 1971 में हुआ। उसमें क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म किया और एक आर्टिकल 31C ऐड किया। वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है? 24वां तो हमने देख लिया, वो तो नहीं है। 25वां भी नहीं है। 42वां या फिर 44वां हो सकता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 42वां, जो संशोधन आया 1976 में। इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस एक साथ किए गए, और जो मेजर चेंजेस हैं वो आपको याद रखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। these 3 words were added in the preamble of constitution through which amendment? through 42nd amendment which was brought in 1976। ये आपको याद रखना है। और बाद में जो 44वां अमेंडमेंट आया, उसके तहत कुछ जो है प्रोविजंस को कैंसिल आउट भी किया गया, बट आपको ये याद रखना है कि 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। विच अमेंडमेंट रिस्टोर्ड लोकसभा या फिर असेंबली टर्म टू 5 years एंड मेड राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट?
कौन से संशोधन के तहत कार्यकाल जो है 6 से 5 वर्ष किया गया लोकसभा का और असेंबलीज का, और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया और आर्टिकल 300 ए ऐड किया गया। ये कौन सा अमेंडमेंट था? 42, 44, 61, 91। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है बी ऑप्शन। 44वां जो अमेंडमेंट आया 1978 में, आर्टिकल 300 ए ये ऐड किया गया। इसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके उसको एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया और एक आर्टिकल 300 ए ऐड किया गया। अभी राइट टू प्रॉपर्टी is not a fundamental right, it is a legal right. Under which article? So under 300A, that is the article. It was brought through which amendment? 44th amendment, which was brought in 1978. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 10वां शेड्यूल है भारतीय संविधान में, वो किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया? दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं इसको। 42, 44, 52, 91। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी ऑप्शन। 52वां जो अमेंडमेंट हुआ 1985 में, 1985 में, इसके तहत जो 10th शेड्यूल है वो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसके तहत में कानून कौन सा बनाया गया? दल बदल विरोधी कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। तो इसमें क्या है, डिफेक्शन के ग्राउंड पे एमपीज का, एमएलएस का डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है, बट ये डिसीजन कौन लेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी होता है। जैसे लोकसभा में तो लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। बात करते हैं अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वोटिंग एज रिड्यूस करी गई थी, पहले 21 साल हुआ करती थी, अब 18 साल होती है। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये वोटिंग एज रिड्यूस करी गई? तो 44, 52, 61, 86। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी ऑप्शन। 61st जो अमेंडमेंट आया 1989 में, 1989 में जो अमेंडमेंट आया, 61वां अमेंडमेंट, उसने क्या किया? आर्टिकल 326 को अमेंड किया, और जो यूथ पार्टिसिपेशन है, जो युवा लोगों की भागीदारी है भारतीय लोकतंत्र में, और उसमें क्या है, उनकी वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया, जिससे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस लोकतांत्रिक जो एक परंपरा है वोटिंग की, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए 21 से 18 साल एज को कम किया गया। और जो पहले जनरल इलेक्शन जो हुए 18+ एज के साथ वाले वोटर्स के साथ में, वो कब हुए? 1989 में हुए पहले। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो आता है। तो इसका जो सही जवाब है वो 73rd अमेंडमेंट है। 1992 में 73वां जो संविधान संशोधन लाया गया, उसके तहत पार्ट 9 ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 11th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसके अंदर 29 जो है फंक्शन या सब्जेक्ट डिफाइन किए गए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। ग्रामीण भारत में जो लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 73वां अमेंडमेंट जो था 1992 में, उसके थ्रू दिया गया। सिमिलरली बात करें अर्बन लोकल बॉडीज की या फिर शहरी निकायों की, तो उनको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो इनको मिला 74वें अमेंडमेंट में से। 73वें से मिला किसको? पंचायती राज को, और 74वें से मिला किसको? अर्बन लोकल बॉडीज को या फिर शहरी निकायों को। इसमें क्या हुआ? 9A एक नया जो है पार्ट ऐड किया गया और 12वां शेड्यूल ऐड किया गया। इसके तहत क्या है? 18 फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। पंचायती राज के लिए 29 फंक्शन या फिर सब्जेक्ट डिफाइन किए गए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 18 फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। कौन सा अमेंडमेंट था? 74वां अमेंडमेंट था 1992 का। बात करें राइट टू एजुकेशन की, जिसके तहत आर्टिकल 21A ऐड किया गया और इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 86वां अमेंडमेंट जो आया 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। ये राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट स्वीकार किया गया और आर्टिकल 21A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो भी बच्चे हैं, इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और इनका एक ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 45 को भी मॉडिफाई किया गया। आर्टिकल 51A में एक क्लॉज के क्लॉज ऐड किया गया, और जिसमें बोला गया कि हर पेरेंट की ये ड्यूटी है कि अगर उनका बच्चा 6 से 14 साल की उम्र के बीच में है, तो उनको शिक्षा के अधिकार से उनको वंचित ना रखें, उनको शिक्षा उपलब्ध कराएं। बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज, उसको लिमिट कर दिया गया, कैप कर दिया गया 15% पे ऑफ हाउस स्ट्रेंथ बाय विच अमेंडमेंट। मतलब मंत्री परिषद का आकार पहले तो कितना भी होता था, लेकिन
एक अमेंडमेंट के थ्रू इसको 15% तक लिमिट कर दिया गया कि हाउस की जो भी संख्या है, जैसे कि 500 है हाउस की स्ट्रेंथ, तो 500 का 15%, उससे ज्यादा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या नहीं हो सकती। तो ये विच अमेंडमेंट के थ्रू आया? ये आया कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ये आया 91वें अमेंडमेंट के थ्रू, 2003 में जो आया था 91st अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन को मजबूत करने के लिए, मतलब कि लोग जो है जल्दी जल्दी दल बदल ना करें, इसको मजबूत करने के लिए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कम करने के लिए मंत्रिपरिषद के आकार को 15% तक लिमिट किया गया। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 91st अमेंडमेंट 2003 के थ्रू। जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये आपको याद रखना है, 101वां जो 101 अमेंडमेंट था 2016 का, उसके थ्रू जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल इससे रिलेवेंट कौन से हैं? 246 है, 269 है, 279 है। इसके तहत जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया। वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा है ना, और इसको आपको याद रखना है, जैसे कि 101 रुपया आप पूजा में चढ़ाते हैं या शगुन होता है, तो इसको मनी से रिलेट करके जीएसटी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जीएसटी है तो मतलब 101वां अमेंडमेंट काइंड ऑफ। इसके बाद बात करें 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो दिया गया एजुकेशन और जॉब्स में, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया? ये जो अमेंडमेंट था दोस्तों, ये था 103वां अमेंडमेंट। 103वां जो है ये आपको कैसे याद रखना है? 103 से ईडब्ल्यूएस लिखते हैं तो इसमें भी 3 लेटर्स हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 103 अगर लास्ट में 3 आ रहा है तो ये एक तरीका याद करने का। यू कैन डिवाइज योर ओन निमोनिक और योर ओन वे टू लर्न दिस, बट you'll have to remember this fact that 10% EWS reservation in education and jobs, this was brought through which amendment? So it is 103rd amendment which was brought in 2019. इसके बाद बात करें स्टेट्स की एक पावर जो है कि अपने राज्य में ओबीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो इस पावर को रिस्टोर किया गया। एक कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? ओबीसी की पहचान की शक्ति किस संशोधन से बहाल करी गई? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों 105वां अमेंडमेंट 2021 में जो आया, उसके तहत स्टेट्स की जो पावर है कि वो अपने राज्य में ओबीसी कास्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको रिस्टोर किया गया। दो 102 जो 102वां जो अमेंडमेंट था 2018 में आया, उसके तहत एनसीबीसीज को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जिसके तहत आर्टिकल 338 बी एंड 342 ए ये ऐड किए गए थे। और मराठा केस था जो 2021 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि सेंटर सिर्फ नोटिफाई कर सकती है ओबीसी लिस्ट को, स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है। तो इसके लिए स्टेट्स की पावर को रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर के आई थी 2021 में, 105 अमेंडमेंट था, जिसके तहत स्टेट्स की पावर को भी रिस्टोर कर दिया गया कि अब सेंटर ही नहीं, स्टेट्स भी ओबीसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 15 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और इनको आप जरूर देखिए और याद रखिए। इनसे एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप स्टेट पीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो यूपी पीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, यूके पीएससी हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। एंड ऑल्सो एसएससी, यूपीएससी, बैंक, सारे एग्जाम में ही पूछता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do subscribe to the channel Prep Yatra with KD, and if you want PDF of this video, you can also join our Telegram channel at Prep Yatra with KD. Thank you again. Jai Hind.